अभी इसी क्षण एक ऐसा घटनाक्रम जो विश्व व्यवस्था को बदल देगा और बीजिंग की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं पर किसी भी क्षण से कहीं अधिक गहरा आघात करेगा। जब दुनिया अन्य महाद्वीपों पर चल रहे संघर्षों पर नजर गड़ाए बैठी है, तो महाशक्ति देश ऐसी सौदे की मां कहलाने वाली दशक की सबसे बड़ी डील को अंतिम रूप देने जा रहे हैं। यदि आप यह वीडियो अंत तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह समझौता चीन की सबसे बड़ी कंपनियों को क्यों चिंतित कर रहा है और इसका प्रभाव हम सब पर कैसे पड़ेगा, क्योंकि अंत में मैं अपना वह व्यक्तिगत साझा करूंगा जो शायद आपको हैरान कर दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब पर स्पॉन्सरशिप के जरिए हमारा समर्थन करें, ताकि हम विश्व नेताओं की पर्दे के पीछे की राजनीति की सच्चाई आप तक पहुंचाते रहें। इन पलों में पूरी वैश्विक राजनीतिक इलीट की नजरें नई दिल्ली पर टिकी हैं। 25 से 27 जनवरी 2026 तक भारत यूरोप के शीर्ष नेताओं की मेजबानी कर रहा है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा सिर्फ गणतंत्र दिवस की 77वीं परेड के सम्मानित मेहमान बनकर नहीं आए हैं। उनका यह दौरा 20 साल लंबे कठिन वार्तालापों की पराकाष्ठा है। दांव पर है भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर, एक ऐसा कदम जो वैश्विक बाजार की संरचना को हमेशा के लिए बदल देगा। इसे सभी सौदों की मां क्यों कहा जा रहा है? आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। यह समझौता लगभग 2 अरब की आबादी वाले बाजारों को एकजुट कर देगा। दोनों क्षेत्रों का संयुक्त जीडीपी दुनिया के लगभग 25% के बराबर है। यह सिर्फ सामान खरीदने बेचने का मामला नहीं, यह चीन के आर्थिक प्रभुत्व के सीधे विकल्प के रूप में एक शक्तिशाली आर्थिक ब्लॉक का निर्माण है। इस डील का मुख्य उद्देश्य है बीजिंग के विस्तारवादी आर्थिक प्रभाव का वास्तविक मुकाबला। लंबे समय तक यूरोप चीन से आयात पर खतरनाक रूप से निर्भर था, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। भारत के साथ समझौता यूरोपीय कंपनियों को सप्लाई चेन में विविधता लाने और उत्पादन को एक विशाल मानव संसाधन और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देश में स्थानांतरित करने की अनुमति देगा। वहीं भारत को दुनिया के सबसे समृद्ध उपभोक्ता बाजारों में से एक तक बिना शुल्क वाले प्रवेश मिलेंगे। डील से संबंधित वे गोपनीय विवरण जो प्रेस में रिसना शुरू हो गए हैं, अपने पैमाने में चौंकाने वाले हैं। उम्मीद है कि 90% से अधिक उत्पादों पर शुल्क या तो पूरी तरह समाप्त कर दिए जाएंगे या भारी रूप से कम किए जाएंगे। इसमें टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी और पेट्रोकेमिकल शामिल हैं। भारतीय निर्यातकों के लिए इसका मतलब यूरोप में दशकों पुराने ऊंचे व्यापारिक अवरोधों का अंत है। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा हाई-टेक क्षेत्र है। भारत और यूरोपीय संघ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सेमीकंडक्टर उत्पादन में संयुक्त रूप से काम करने की योजना बना रहे हैं। यह चीन की तकनीकी मोनोपोली के सपने पर सीधा प्रहार है। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इसे सुपर डील कहते हुए उत्साह छिपा नहीं रहे हैं। उनके अनुसार दोनों पक्ष आखिरकार ऐसा संतुलन खोज चुके हैं जिसमें वे अब एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि पूरक बन सकते हैं। भारत श्रम शक्ति और उत्पादन क्षमता देता है, जबकि यूरोप तकनीक और विशाल पूंजी प्रदान करता है। वहीं कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षा देने के लिए विशेष कोटा निर्धारित किए जाएंगे। लेकिन वर्षों तक खिंचती रही ये वार्ताएं अचानक अब तेजी से अंतिम चरण में क्यों पहुंच गई हैं? इसका उत्तर है बदलता हुआ भू राजनीतिक वातावरण। अमेरिका की शुल्क नीतियों, उसकी अप्रत्याशित विदेश नीति और चीन के आक्रामक आर्थिक व्यवहार के बीच ब्रसेल्स और नई दिल्ली समझ गए हैं कि एकजुट होना ही अब उनका एकमात्र रास्ता है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कालास ने तो स्पष्ट रूप से कहा कि यूरोप की आर्थिक स्थिरता के लिए भारत अब अपरिहार्य बन चुका है। इस डील में निवेश सुरक्षा और भौगोलिक संकेतों से संबंधित समझौते भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि यूरोपीय ब्रांडों को भारतीय बाजार में अभूतपूर्व संरक्षण मिलेगा और भारतीय कंपनियों के लिए यूरोपीय निवेश आकर्षित करना आसान हो जाएगा, जो पिछले 20 सालों में पहले ही $117 अरब से ऊपर पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में दोनों के बीच व्यापार $250 अरब तक पहुंच सकता है। भारत के लिए यह परिधान और फुटवेयर जैसे क्षेत्रों में अपनी खोई प्रतिस्पर्धात्मकता वापस पाने का अवसर है, जहां हाल के वर्षों में अन्य एशियाई देशों का दबदबा रहा है। 10% शुल्क समाप्त होने से लाखों नई नौकरियों का सृजन हो सकता है। प्रारंभिक अनुमान बताते हैं कि यह डील भारत की अर्थव्यवस्था में अगले दशक में 8 से 10 मिलियन नौकरियां जोड़ सकती है। ऊर्जा और जलवायु पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारत और यूरोपीय संघ स्वच्छ ऊर्जा में रणनीतिक गठबंधन बनाने की योजना बना रहे हैं, जिसमें हाइड्रोजन ईंधन और सौर ऊर्जा पर संयुक्त प्रोजेक्ट शामिल होंगे। इससे भारत को अत्याधुनिक ग्रीन टेक्नोलॉजी तक पहुंच मिलेगी, जिससे वह अपनी औद्योगिक बुनियाद को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आधुनिक बना सकेगा। हालांकि सब कुछ उतना सरल नहीं है जितना दिखता है। औपचारिक समारोहों के पीछे यूरोपीय कार्बन टैक्स को लेकर कड़ी बहस चल रही है, खासकर इस्पात और एल्यूमीनियम पर।
भारत इसे छिपे हुए संरक्षणवाद के रूप में देखता है। फिर भी दोनों पक्षों के नेताओं की राजनीतिक इच्छा इतनी मजबूत है कि ये मतभेद मुख्य समझौते से अलग करके मुख्य लक्ष्य वैश्विक अर्थव्यवस्था की डी चाइनाइजेशन को प्राथमिकता देंगे। दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतंत्रों का यह गठबंधन बीजिंग के लिए स्पष्ट संदेश है। चीन का वह युग समाप्त हो रहा है जब वह विश्व बाजार में मनमानी शर्तें थोप सकता था। एक नई शक्ति केंद्र उभर रहा है जो पारदर्शिता, नियमों और पारस्परिक लाभ पर आधारित होगा। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यह वैश्विक राजनीति में शुरू होने वाले भूचाल का सिर्फ पहला संकेत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और स्पॉन्सरशिप से हमारा समर्थन करें ताकि हम आपको वे समाचार दिखा सकें जिनके बारे में आधिकारिक एजेंसियां चुप रहती हैं। अगली कड़ी में मैं इस स्थिति का अपना विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा और यकीन मानिए यह आपकी विश्व अर्थव्यवस्था की समझ को पूरी तरह बदल देगा। इसे मिस न करें। और अब, जैसा कि मैंने शुरुआत में वादा किया था, समय है मेरे व्यक्तिगत विश्लेषण का। बहुत लोगों को लगता है कि यूरोपीय नेताओं का यह भारत दौरा सिर्फ एक औपचारिक कूटनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन गहराई से देखने पर जो तस्वीर सामने आती है वह वास्तव में चौंकाने वाली है। मेरी राय में हम सिर्फ एक व्यापारिक समझौते के नहीं, बल्कि पिछले 30 वर्षों से चली आ रही वैश्विक आर्थिक मॉडल के अंत की शुरुआत के गवाह बन रहे हैं। इससे पहले कि मैं मुख्य बात कहूं, याद रखिए कि YouTube स्पॉन्सरशिप के जरिए आपका समर्थन ही हमें ऐसे गहरे विश्लेषण करने की ताकत देता है। सब्सक्राइब करें ताकि आपको वह सच्चाई मिल सके जो अक्सर नेताओं की औपचारिक मुस्कान के पीछे छिपी रहती है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो कुछ भी हो रहा है वह चीन के खिलाफ बिना एक भी गोली चलाए छेड़ी गई आर्थिक युद्ध की घोषणा है। लंबे समय तक दुनिया ने खुद को इस भ्रम में रखा कि चीन ही दुनिया की एकमात्र फैक्ट्री है। राजनीतिक जोखिमों को नजरअंदाज किया गया सिर्फ सस्ते सामान के लिए। लेकिन 2026 वह साल है जब यह भ्रम टूटेगा। धीमे और नौकरशाही में डूबे यूरोप ने अचानक अभूतपूर्व तेजी दिखानी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि वे डर गए हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि एक ही सप्लायर पर निर्भर रहना यूरोपीय अर्थव्यवस्था के गले में बंधा हुआ फंदा है जो हर साल और कसता जा रहा है। सच्चाई यह है कि भारत यूरोप के लिए नया साझेदार नहीं, बल्कि जीवनरक्षक रस्सी है। यूरोपीय संघ ऐसे बड़े बड़े समझौतों के लिए तैयार है जिनके बारे में उसने दशकों तक सोचा भी नहीं, सिर्फ इसलिए कि वे अपने पूंजी और तकनीक को चीन से पहले भारत में स्थानांतरित कर सकें। यह रणनीतिक साझेदारी नहीं, बल्कि डर की रणनीति है। लेकिन एक और सच्चाई है जिसके बारे में पश्चिमी मीडिया चुप है। क्या आप सोचते हैं कि भारत यह सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे यूरोपीय मूल्यों से प्यार है? बिल्कुल नहीं। नरेंद्र मोदी एक बेहद स्मार्ट और रणनीतिक खेल खेल रहे हैं। वे जानते हैं कि यह भारत के लिए पश्चिम से अधिकतम लाभ निकालने का स्वर्णिम समय है। भारत चिप मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी और रक्षा तकनीकें पश्चिम से ले रहा है और उसकी कीमत भी यूरोप ही चुका रहा है। यह सभी सौदों की मां यूरोप के अंदर एक नए सामाजिक संकट को जन्म देगी। बड़ी कंपनियां भारत में सस्ते उत्पादन से अरबों कमाएंगी, लेकिन यूरोपीय मजदूरों के लिए यह नई औद्योगिक गिरावट होगी। यह वही खेल है जो अमेरिका चीन के बीच हुआ था, बस अब और बड़े पैमाने पर। यूरोप एक विशाल म्यूजियम और फाइनेंशियल हब बन सकता है जिसका वास्तविक उत्पादन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारत जिस गति से खुद को विकासशील देश से शर्तें तय करने वाली शक्ति में बदल रहा है वह विश्वसनीय है। पहले यूरोप पर्यावरण और मानवाधिकारों के नाम पर शर्तें रखता था, अब इनमें से कई बिंदु समझौते में केवल सिफारिशों तक सीमित कर दिए गए हैं। आर्थिक लाभ और चीन का डर यूरोपीय मूल्यों पर हावी हो गया है। यह विचारधारा पर व्यावहारिकता की जीत है और यह पश्चिमी वर्चस्व के अंत का संकेत है। हम कठोर क्षेत्रीय ब्लॉकों के युग में प्रवेश कर रहे हैं। दुनिया अब वह ग्लोबलाइज्ड दुनिया नहीं रहेगी जिसे हम जानते थे। यह होगा पश्चिम प्लस भारत बनाम चीन ब्लॉक। और यह डील ईंटों की नहीं, बल्कि टैरिफ, कोटा और लाइसेंस की दीवार है। साधारण उपभोक्ता के लिए इसका मतलब है कीमतों में अस्थायी उतार चढ़ाव और कई ब्रांडों की उपलब्धता में बदलाव। इतनी बड़ी व्यापारिक पुनर्रचना हमेशा रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस होती है। मेरा अंतिम निष्कर्ष सरल और कठोर है। हम चीन के एकमात्र वैश्विक उत्पादन केंद्र के युग के अंत को देख रहे हैं और साथ ही यूरोप के स्वतंत्र राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में पतन को भी। अब नियम भारत लिख रहा है, एक पक्ष के डर का और दूसरे पक्ष की महत्वाकांक्षाओं का फायदा उठाकर। यह एक महान शतरंज की बाजी है जिसमें मोहरे पूरे देश और उद्योग हैं। और यदि आप सोचते हैं कि यह आपको प्रभावित नहीं करेगा तो आप गलत हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव का मतलब है आपके शहर की दुकान में कीमतों का बदलना और आपके बटुए में मौजूद मुद्राओं की कीमत का हिलना।
नए विश्व में आपका स्वागत है, जहां पुराने गठबंधन ढह रहे हैं और नए गठबंधन वैश्वीकरण की राह पर बन रहे हैं। कमेंट में लिखें कि आप इस गठबंधन की सफलता पर विश्वास करते हैं या आपको लगता है कि चीन जवाबी वार करके भारत यूरोप की इस पूरी रणनीति को ध्वस्त कर देगा। यदि आपको ऐसा गहरा विश्लेषण पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन करें। आगे और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन्हें हम बिना सेंसर और बिना फिल्टर के आपके सामने रखेंगे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।